नमस्कार। देश की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। ये मजदूर पैदल पैदल जब महामार्गों से चलने लगे और किसी तरह राज्यों की सीमा पे पहुंच गए, जैसे मध्य प्रदेश की सीमा पे, जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सीमा है, वहाँ पहुंच गए। कुछ लोग उत्तर प्रदेश पहुंच गए, कुछ दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंच गए, कुछ लोग उड़ीसा छत्तीसगढ़ से जाके दानापुर में बिहार की सीमा पे पहुंच गए, कुछ हैदराबाद तेलंगाना से लोग आए विशाखापट्टनम होते हुए और वो पहुंच गए दानापुर। तो वहाँ दानापुर में उनको रोका गया। सेंधवा जगह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, वहाँ रोका गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में इनको रोका गया झांसी के पास। बड़े तादाद में मजदूर वहाँ बैठे, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने जगह जगह उनको मार पिटाई की। इन लोगों के साथ में छोटे छोटे बच्चों के साथ में औरतों को मारते हुए हमने चित्र देखे हैं। और ये सब चित्र जो है वो स्तब्ध करने वाले चित्र हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या कोई मानवता नाम की कोई चीज़ है, और सरकार इतनी बर्बर कैसे हो सकती है कि वो समझ नहीं पा रही, अपने प्रदेश के लोगों को वो बेगाना साबित करने पे जुटी है। और इतनी बुरी स्थिति हो गई, जब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई तो दो राज्यों की पुलिस आपस में संघर्ष कर रही है। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर देखा हमने, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर देखा, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश और झांसी में जो है मध्य प्रदेश के पुलिस वाले लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले लड़ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? तो इस तरह के माहौल ने मजदूरों के प्रति सरकार की बेरुखी दिखाई दी। ऐसा लगा कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है देश को। जबकि हकीकत में सरकार का जो सो कॉल्ड विकास है उसको, और जो राष्ट्र निर्माण है उसकी जिम्मेदारी इन मजदूरों के कंधों पर है। जितने भी प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं वो ज़्यादातर केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं, और उनमें ये सब लोग मामूली से, ठेकेदार ने जितने दिया 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये से ज़्यादा किसी को पर डे मिलता नहीं। और ये लोग अपने प्रदेश से यहाँ आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्करों की तो बहुत ही बुरी हालत है। सुबह से शाम तक ना काम करने का अवसर है, वहीं पड़े हैं दबड़े में, वहीं रह रहे हैं, उनको ठेकेदार जाने नहीं देता है, वहीं खाना बना रहे हैं, खुले पे सो रहे हैं। इस तरह की इनकी त्रासदी उस समय और बढ़ गई जब अपने ही मिट्टी ने इनको स्वीकार करने से मना कर दिया। अब सोचिए कि एक आदमी 800 किलोमीटर लंबा चल के अपने मिट्टी के ओढ़ के पीछे, अपने मातृभूमि के प्रेम के चक्कर में ये सोच के घर से निकला था कि अरे मरूंगा तो मैं अपने गांव में मरूंगा तो अपने रिश्तेदारों को कम से कम देखने तो मिलेगा। यहाँ बम्बई के गली कूचों में, दिल्ली के गली कूचों में मैं क्यों मरूं? और इस विचार से ये व्यक्ति इतना पैदल अपना सामान लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी अपनी मातृभूमि, उसकी अपनी जन्मभूमि उसको स्वीकार करने से इनकार करती रही। तो सोचिए उसके दिमाग पे क्या गुजरा। इसमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो कभी कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे, भूखे पेट रह जाएंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। फिर मोदी इनसे बेवफा कैसे हो गया? ऐसी बेरुखी मोदी जी ने इनके प्रति क्यों दिखाई? इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए आज इसी पे हम लोग थोड़ा मंथन करते हैं। देश में 13 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं, और ये मजदूर हैं। इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो यानी 93% लोग ऐसे हैं जो स्थलांतरित मजदूर हैं, जो एक तय समय में अपने गांव से निकलते हैं, शहरों में जाते हैं, कामकाज करते हैं, और जब खाली समय होता है उसके बाद बारिश के पहले अपने घर लौटते हैं, फिर खेती बाड़ी करते हैं, 1-2 फसल निकालते हैं, फिर जो खाली समय बचता है गर्मी तक का, फिर जाके वहाँ काम करते हैं। तो ये सारे लोग जब लौटने लगे, और लौटते में लोगों ने इनके बुरे हाल देखे, कईयों की चप्पल घिस गए, कईयों के पैर के छाले पड़ गए, बच्चों के पैर को छाले पड़ गए, चलना मुश्किल हो गया, पैर की चप्पल टूट गई, तो उन्होंने
प्लास्टिक की बोतलें पैर में बांध ली और चल रहे हैं क्योंकि गर्मी है, धूप लग रही है। लेकिन एक ट्वीट चली कि अमित शाह की तबीयत के बारे में, तो शाम को अमित शाह ने खंडन कर दिया। लेकिन इन मज़दूरों के जो सोशल मीडिया में फ़ोटो चल रहे थे, इन मज़दूरों के जब ट्विटर पे फ़ोटो लोग डाल रहे थे, तो किसी सरकार को ये नहीं लगा कि इनकी सुध लेना चाहिए। आप अपने बारे में तो सब खबर रखते हो, इन लोगों के बारे में आपको नहीं दिखाई दिया कि पूरा भारत जो है पैदल चल के घर जा रहा है। और जब इस बात को लेकर हमें घर जाना है, हमें रोटी नहीं है, इसका सबसे पहले विद्रोह हुआ सूरत में, तो पुलिस ने डंडों से पिटाई की। बाद में उनकी से ज़्यादा पैसे लेके 700 800 रुपये लेके टिकट 600 रुपये का दे के बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने पैसे कमाए और फिर इन लोगों को घुसेड़ दिया ट्रेनों में और छोड़ दिया। जब ये विद्रोह का जो पहला स्वर सूरत से उठा, उसके बाद बम्बई से बाहर अचानक विस्फोट करके लोग आ गए, बोलेगा नहीं हमें गांव जाना है। और लगातार महाराष्ट्र सरकार केंद्र से विशेष ट्रेनें चलाने की बात कर रही थी, गुजरात सरकार ने भी बोला था, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही थी। और ये ट्रेन इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि सरकार को ये डर था कि ये लोग एक बार चले गए तो ये फिर लौटेंगे नहीं, और ये लौटेंगे नहीं तो जो अधूरे प्रोजेक्ट है वो पूरे कैसे होंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी ठेकेदार को पैसा पेमेंट दे चुका है, इसलिए फिर दोबारा मजदूर नहीं मिलेंगे। ये उसके पीछे की पूरी सोच थी। केंद्र सरकार ने इसी वजह से ट्रेनें न छोड़ने का फैसला किया। बोले देखते हैं कौन है, लोग बैठे रहते हैं, जब जाना बहुत ज़रूरी होगा तब लोग जाएंगे, ज़्यादा भाड़े पे हम ट्रेन छोड़ेंगे तो जितने ज़रूरी हैं उतने ही लोग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास भाड़े के पैसे देने के लिए नहीं थे, वो लोग सीधे पैदल जा रहे थे। और ये पैदल जाने वालों का हुजूम इस कदर बढ़ गया, कुछ लोग वो ट्रेलर पे चढ़ गए, कुछ लोग ट्रक पे चढ़ गए। राह चलते ट्रक वालों को दया आने लगी, उन्होंने किसी तरह अपने इसमें बैठा लिया, भाई जहाँ तक मैं चल रहा हूँ वहाँ तक छोड़ देता हूँ, आपको बैठ जाओ। एक ट्रक वाले ने अपने खुद के खाने में से उन सबको खाना खिलाया और 13-15 लोगों को ट्रक के पीछे बैठा के आगे ले गया। तो इस तरह पूरे देश भर में मज़दूरों की दुर्दशा हम सब ने देखी। तो ये मज़दूर कहाँ के थे? पाकिस्तान के नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के, बिहार के, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, इन सब प्रदेशों के ये मज़दूर थे और शहरों में हमेशा की तरह आके काम करते थे। लेकिन जब इनकी वापसी की बात आई और इनके मुख्यमंत्रियों से जब बात हुई, तो योगी और नीतीश ये दोनों ने कहा कि हम मज़दूरों को वापस नहीं लेंगे, और यही उसकी असली कहानी है। जब इन्होंने इनकार कर दिया, पीयूष गोयल ने मुंबई से तय किया कि हम मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलाएंगे, तो योगी जी ने साफ मना किया कि नहीं, हम इनको नहीं लेंगे अपने यहाँ। उनको समझाने के लिए 2 दिन लगे। जब योगी जी 2 दिन बाद जब अमित शाह ने उनको कहा कि आप गोयल जी की बात मानिए, व्यवस्था करिए, वहाँ क्वारंटाइन करिए, आने के बाद उनको ये करिए, उनके ऊपर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करिए, क्वारंटाइन में रखिए, जांच करिए, हम यहाँ जांच करके उनको बिठाएंगे, ये आश्वासन देने के बाद योगी जी माने। नीतीश ने भी पहले मना किया, कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे, इससे हमारे यहाँ का आंकड़ा बढ़ जाएगा, हमारे पास साधन नहीं, हमारे पास अस्पताल नहीं। इस तरह से अपने ही प्रदेश के लोगों को इन लोगों ने डिसओन किया, उनको लेने से इनकार किया। लेकिन सरकार ने पूछने की क्या ज़रूरत थी? सरकार तो पूरा कोरोना का अभियान खुद चला रही है अपने हाथ से, और अपने जहाँ उनकी सरकार है उस स्टेट को उनको पूछने की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं सीधे मुफ्त में ट्रेन चलाई उन्होंने? क्यों नहीं लॉकडाउन के पहले ट्रेन चलाई? पैसा नहीं तो फिर पैसा दे क्यों रहे आप? प्रधानमंत्री को इसमें डोनेशन दे रहे हो, 151 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा। रेलवे का पैसा किसका है? आप तो हर जगह लिखते हो रेल की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है।
तो जो हमारी संपत्ति है तो फिर उसके ऊपर लोगों को मुफ्त में अपने गांव क्यों नहीं भेजा? क्यों 68,000 के आपने लोन माफ़ कर दिए बड़े लोगों के? इस बीच जबकि ये मामले सब चल रहे थे, सरकार ने 8,000 के 2 प्लेन खरीदे, 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, जहाँ की प्रधानमंत्री का नया आवास और नया संसद भवन बनने वाला है दिल्ली में। तो इतने पैसे आपके पास थे, मनुष्यों के लिए आपके दिल में कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, उनके लिए कोई पैसा नहीं, और इन्हीं लोगों के सहारे आप सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ते हो। मेरा तो निवेदन है उस हर मज़दूर को जो ये वीडियो देख रहा है कि भाई अब सबक सीख लेना, अब मत बोलना भूखे पेट रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे और मोदी को ही जिताएंगे। अब आपको पहचान हो गई आपके कौन है और पराये कौन है। रास्ते में किसी ने पानी दिया, खाना दिया, वो सब किसी को मिला, किसी को डंडे मिले पुलिस के, ये सब याद रखना। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, 2 बच्चे सिर पे, 2 ये, एक महिला जा रही थी, गर्भवती थी, हाथ में एक बच्ची थी, भरी धूप में चल रही थी, पागलों की तरह रास्ता चीरते हुए। कई लोग नन्हे बच्चे, माँ बाप, कोई बूढ़े माँ बाप को सिर पर लेके महामार्ग से अपने मंजिल का रास्ता नापते देखे। कुछ लोग तो ऐसे नींद में सो गए कि मालगाड़ी कब आ गई और कब गई पता नहीं चला। ये नींद हमेशा की नींद हो गई। स्थलांतरित मजदूरों का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। इसका कोई गवाह है तो बस 2 ही लोग हैं। एक, गर्म हुई डामर की लंबी लंबी सड़कें, और दूसरा, उनके जीवन का सबसे बेकार समय। ये 2 ही लोग हैं जो उनकी मजबूरियों के, उनके पसीने के, उनके टपकते खून के, उनके छालों भरे पैरों के निशानों के गवाह हैं। बहुत अफसोस होता है कि भारत जैसा देश आज भी सब कुछ होने के बावजूद इस स्तर पे गया, ये हाल हुए। न कोई यहाँ मानवाधिकार का बोलने वाला है, न कोई इन लोगों की समस्या के लिए मुंह खोलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ ज़रूरी मैटर ले रहा है, उसके लिए देश के गरीब लोग को ज़रूरी नहीं है। बहुत ही दुख भरी दास्तान है। विभाजन के बाद सड़क पर इतने बड़े तादाद में लोगों का निकलना सरकार के मुंह पे तमाचा से बढ़कर कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।